क्या अपने ही देश के युवाओं पर पेलेट गन चलाना सही है? क्या न्याय मांग रहे हमारे बेटा बेटियों पर बड़ी बड़ी बंदूकों का इस्तेमाल जायज है? अपने ही देश के युवाओं पर राजधानी दिल्ली में पेलेट गन से हमला करना और बिहार की धरती पर AK-47 जैसे खतरनाक बंदूकों से हमला करना कौन सा राजधर्म है? अपने देश के युवाओं पर पेलेट गन और AK-47 से गोलियां बरसाने वाली सरकार चीन के सामने सिलेंडर हो जाती है और 13,500 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के एक इशारे पर अमेरिका के सामने बिल्कुल बिछ जाती है। अमेरिका का एक हुक्म आता है और हमारी पूरी विदेश नीति और कूटनीति का रुख बदल जाता है। जंतर मंतर में बैठे इन बच्चों पर पत्थर किसने चलाए? लाठियों में नुकीली कीलें किसने लगाई? और सबसे बड़ा सवाल, देश की राजधानी में हमारी बेटियों को इतनी बेरहमी से गंदे तरीके से पिटवाने का आदेश किसने दिया? और संसद मार्च से पहले पत्थरों से भरा ट्रक किसने खड़ा करवाया? क्या प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए पहले से ही कोई साजिश रची गई थी? एक तरफ नौकरी और पेपर लीक के खिलाफ हक मांगने वाले छात्रों पर आंसू गैस, लाठियां, पत्थर और पेलेट गन और AK-47, मुकदमे और जेल, और दूसरी तरफ स्कूल बसों के शीशे तोड़ने वालों पर फूल बरस रहे हैं, उनके पैरों में तेल लगाया जा रहा है। आखिर ये कैसा न्याय है? और शरद का सवाल भी सुनिए। अरुणाचल पर चीन की दादागिरी जारी है, लेकिन देश के पूर्व विदेश सचिव कंवर सिब्बल तक कह रहे हैं कि भारत ही नहीं, भूटान भी चीन की नजर से नहीं बचा। फिर भी सरकार की चुप्पियों पर ताले क्यों हैं? 15 जून 2020 को गलवान में 20 जवानों की शहादत और 76 जवानों के घायल होने, तब सरकार ने चीन के ठेके रद्द किए थे, चीन के ऐप बंद बैन किए थे। और आज क्या हाल है? आज चीन से आयात आसमान छू रहा है, लेकिन अमेरिका के एक ट्वीट या एक हुक्म आते ही सरकार की भाषा क्यों बदल जाती है? आज विपक्ष संसद में इन बच्चों और शरद के खून का हिसाब मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के सामने आकर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? पूरी कहानी समझनी है तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज सवाल सीधे हैं। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, सवाल गृह मंत्री अमित शाह से है, सवाल दिल्ली पुलिस से है और सवाल उस मीडिया से है जो सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार का पक्ष ज्यादा दिखाता है। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा सवाल देश की 148 करोड़ आबादी से है। आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? आज हम बात करेंगे देश के उन युवाओं की जो अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, जो नौकरी चाहते हैं, जो निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं, जो पेपर लीक नहीं चाहते। हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, उन्होंने युवाओं के साथ क्या भूमिका निभाई। हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की, हम बात करेंगे नेहा बोहरा की, और हम बात करेंगे उस पूरी व्यवस्था की जिसमें युवा सवाल पूछे तो उससे जवाब देने की बजाय उस पर लाठी क्यों चलती है। अब पहले बात करते हैं झारखंड के छात्रों के आंदोलन की। झारखंड में छात्र JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक, OMR और रिजल्ट की अनियमितताओं और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांग है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो और जरूरत पड़े तो CBI जांच कराई जाए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड की CID ने अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं। रिपोर्ट के अनुसार 20 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी की बात सामने आई है,
इन गिरफ्तारियों में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े लोग, आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़े लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर और कथित बिचौलियों तथा अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं। यानी राज्य की जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की हैं, छापे मारे हैं, पूछताछ की है। अब सवाल यह है, अगर झारखंड की सीआईडी इतने लोगों को गिरफ्तार करके मामले की जांच आगे बढ़ा सकती है, तो सीबीआई जांच की मांग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ एजेंसी बदलना ही नहीं, उद्देश्य होना चाहिए असली दोषियों तक पहुंचना और किसी निर्दोष को फंसने से बचाना। अब 10 अगस्त को जो हुआ उस पर भी बात करनी जरूरी है। छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, रास्ते में पुलिस के बैरिकेड लगाए गए थे, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैरिकेड तोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और वाटर कैनन चलाया। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई में घायल होने की शिकायत की। यानी पूरा घटनाक्रम एक तरफा तरीके से नहीं देखा जा सकता। जो हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसने पहले हिंसा की, किस परिस्थिति में बैरिकेड टूटे, किसने पत्थर चलाए, पुलिस ने कितना बल प्रयोग किया, क्या बल प्रयोग आवश्यक सीमा में था और क्या किसी छात्र के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ, इन सभी सवालों के जवाब सीसीटीवी, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से सामने आने चाहिए। क्योंकि छात्र अगर दोषी हैं तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसकी भी जवाबदेही तय हो। और इसी जगह राहुल गांधी का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताया और सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। अब सवाल यह है, क्या एनडीए के भीतर से भी किसी बड़े नेता ने इसी अस्पष्टता के साथ छात्रों पर 20 जुलाई को बल प्रयोग की निंदा की? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत गंभीर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हुआ। अब जरा दिल्ली के आंदोलन को याद कीजिए, जब नीट और दूसरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र सड़कों पर आए तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विवाद हुआ। प्रदर्शनकारियों को बी टीम ऑफ टेररिस्ट कहा गया। राहुल गांधी ने इस बयान पर आपत्ति जताई और माफी की मांग की। यानी छात्रों की समस्या का जवाब उनके सवालों का समाधान होना चाहिए था, उन्हें आतंकवादी कहना नहीं। और फिर भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से जनरेशन गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल पर फिर विवाद हुआ। सोचिए, देश का युवा परीक्षा, रोजगार, भविष्य और अपने अधिकारों की बात कर रहा है और राजनीतिक बहस किस दिशा में पहुंच गई? गटर, आतंकवादी, अराजक, देश विरोधी, ऐसे शब्द लोकतंत्र में बहस का समाधान नहीं है। अगर छात्र गलत हैं तो उनके खिलाफ तथ्य रखिए, अगर उनकी मांग गलत है तो उसका जवाब दीजिए। लेकिन सवाल पूछने वाले युवाओं को बदनाम करके सवाल खत्म नहीं किए जा सकते। और अब इसी पूरे सवाल को नीट यूजी 2024 से जोड़कर देखिए। 2024 में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की शुरुआती जांच में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड बताया गया था। लेकिन जुलाई 2026 में सीबीआई ने अदालत में कहा कि नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र चोरी या वितरण में संजीव मुखिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी कारण सीबीआई ने उसे अपनी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया। अब यहां एक बहुत ही सीधा सवाल है, अगर 2024 में एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड बताया गया था, तो अब बाद में सीबीआई जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले
तो फिर 2024 में पेपर लीक का असली जिम्मेदार कौन था मोदी जी? यह सवाल आज भी जनता पूछ सकती है, क्योंकि पेपर अपने आप तो लीक नहीं होता। कोई सिस्टम होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई नेटवर्क होता है, कोई फायदा उठाने वाला होता है। और अगर कोई बड़ा मास्टरमाइंड था तो उसका नाम सामने क्यों नहीं आया? और यहां मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, 2024 में जांच किस आधार पर हुई थी? किस आधार पर संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी बताया गया था? अगर उस समय जांच एजेंसियों के पास सबूत थे तो बाद में वे सबूत पर्याप्त क्यों नहीं रहे? और अगर पर्याप्त सबूत थे ही नहीं तो फिर शुरुआत में इतना बड़ा आरोप किस आधार पर लगाया गया? जनता को यह जानने का अधिकार है। अब इसी सवाल को झारखंड पर रखिए। छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच चाहिए। ठीक है, सीबीआई जांच हो सकती है, लेकिन मेरी मांग यह है, जांच सीबीआई करे या सीआईडी करे, जांच का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, असली दोषियों तक पहुंचना। किसी राजनीतिक विरोधी को फंसाना नहीं, किसी निर्दोष को आरोपी बनाना नहीं, किसी पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाना नहीं, और किसी सरकार की राजनीतिक जरूरत के मुताबिक जांच की दिशा बदलना नहीं। क्योंकि देश में जांच एजेंसियों की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल लगातार राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगाते रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पारदर्शिता और राजनीतिक फंडिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट को 5.5 साल लगे ये पता करने में कि अवैध है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त खुलासा हुआ कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के छापे डलवाकर भाजपा ने चंदा वसूली की थी। इसलिए जब कोई राजनीतिक दल यह कहता है कि किसी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि सीबीआई जांच करेगी या नहीं, सवाल यह भी होना चाहिए कि सीबीआई जांच करेगी तो उसकी निगरानी और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। मैं केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर झारखंड का मामला सीबीआई को दिया जाता है तो क्या केंद्र सरकार यह गारंटी देगी कि जांच किसी राजनीतिक विरोधी को फंसाने के लिए नहीं होगी, किसी चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगी, किसी निर्दोष व्यक्ति को आरोपी बनाने के लिए नहीं होगी, और जिस व्यक्ति ने वास्तव में परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उस तक जांच पहुंचेगी। यह गारंटी कौन देगा? क्योंकि छात्रों को राजनीति नहीं चाहिए, छात्रों को न्याय चाहिए, परीक्षार्थियों को नौकरी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि वह महीनों और वर्षों तक मेहनत करें और फिर किसी पेपर लीक, किसी दलाल, किसी अधिकारी या किसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से उनका भविष्य बर्बाद न हो। और इसलिए झारखंड के छात्रों की मांग को सिर्फ राजनीतिक आंदोलन कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, उनके सवालों का जवाब देना होगा। और अगर सरकार कहती है कि जांच निष्पक्ष है तो जांच को निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। और अंत में एक सवाल जो झारखंड से लेकर दिल्ली तक पूरे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, अगर एक राज्य की सीआईडी 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके भर्ती परीक्षा के कथित घोटाले की जांच आगे बढ़ा सकती है, तो केंद्रीय एजेंसियों को जांच देने से पहले यह क्यों नहीं तय किया जाता कि जांच का लक्ष्य राजनीतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि असली अपराधियों तक पहुंचना होगा। और अगर 2024 की नीट मामले में, जिसे कभी मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड बताया गया था, आज उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, तो देश को यह भी बताया जाना चाहिए कि 2024 का असली मास्टरमाइंड कौन था। क्योंकि पेपर लीक पानी के लीकेज की तरह अपने आप नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। और जब तक उस जिम्मेदार व्यक्ति या नेटवर्क तक जांच नहीं पहुंचती, तब तक छात्रों के मन में सवाल बने रहेंगे
और यही सवाल आज झारखंड का छात्र पूछ रहा है, यही सवाल नीट का छात्र पूछ रहा है और यही सवाल पूरे देश का युवा पूछ रहा है। हमें राजनीतिक आरोप नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें असली दोषी चाहिए और हमें न्याय चाहिए और परीक्षा से पहले पेपर बिकने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। आप जंतर मंतर से सरहद तक चलते हैं क्योंकि सवाल सिर्फ दिल्ली की सड़कों का नहीं है, सवाल सरहद का भी है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। उस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए और 76 जवानों के घायल हुए थे। उस शहादत के बाद देश में रोष था। सरकार ने चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करने का दावा किया, चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन आज हालात क्या है? देश के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा है, भारत ही नहीं भूटान भी चीन की नजर से नहीं बचा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की लगातार बढ़ती दादागिरी और उसके नए दावों पर पूर्व विदेश सचिव ने सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन आज हालत यह है कि अरुणाचल पर चीन की धमकियों पर न मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय का और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का मुंह खोलने की हिम्मत हो रही है। सबकी जुबान पर ताले लगे हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के बयान को भी याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था, हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। तो सवाल है, जब सरकार के अपने पूर्व विदेश सचिव खुल करके चीन की विस्तारवादी नीति और खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, तो सरकार और सेना की आधिकारिक स्थिति पूरी तरह साफ क्यों नहीं? देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना बंद करना नहीं, देशभक्ति का मतलब है देश की जमीन की सच्चाई देश की जनता को बताना। अब चीन के साथ व्यापार की कड़वी सच्चाई सुनिए। गलवान में जवानों की शहादत के बाद सरकार ने कहा था, हम ड्रैगन को सबक सिखाएंगे। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? गलवान से पहले चीन से हमारा आयात लगभग 65-70 अरब डॉलर के आसपास था और आज वित्त वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़ करके 131 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। यानी गलवान में हमारे जवान शहीद हुए, ठेके रद्द करने का ढिंढोरा पीटा गया, चीन के ऐप बंद करने का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार में आयात 2 गुना हो गया। तो सरकार की चीन नीति आखिर क्या है? सीमा पर तनाव और चीनी घुसपैठ की धमकियां और दूसरी तरफ व्यापार में बेजोड़ बढ़ोतरी। देश को इसका साफ जवाब चाहिए मोदी जी। अब अमेरिका की बात, सरकार कहती है भारत किसी के दबाव में नहीं आता। तो सवाल है, जब 13,500 किलोमीटर दूर अमेरिका की तरफ से कोई हुक्म या दबाव आता है, तो भारत की नीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ जाता है? एक ट्वीट या एक आदेश और हमारी पूरी कूटनीति बदल जाती है। अगर ऐसा है तो सवाल पूछना पड़ेगा, क्या भारत की विदेश नीति वास्तव में स्वतंत्र है? एक तरफ अपने ही देश के छात्रों पर लाठी और पेलेट गन्स के आरोप और दूसरी तरफ चीन के सामने सिलेंडर होना और बढ़ता रिकॉर्ड व्यापार और तीसरी तरफ अमेरिका के दबाव पर झुक जाना। जनता पूछेगी, यह कैसा राष्ट्रवाद है? अब आते हैं लखनऊ और मेरठ पर। 3 अगस्त 2026 को लखनऊ चौक थाना क्षेत्र चरक चौराहा पर रॉन्ग साइड से आ रहे कावड़ियों की बाइक स्कूल वैन पर टकरा जाती है। इसके बाद स्कूल वैन के शीशे तोड़े गए, बच्चों से भरी वैन पर हमला हुआ। अब सवाल है, बच्चों की सुरक्षा का क्या? दोषियों पर कितनी कार्रवाई हुई? अब मेरठ 17 मई 2026 को दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या हुई। इंसाफ की मांग को लेकर 8 जुलाई को प्रदर्शन हुआ और वहां पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठे। दलित कार्यकर्ता अधिवक्ता रवि गौतम को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया पुलिस हिरासत में गाड़ी के अंदर, और सड़क को लेकर टिप्पणी भी सामने आई। सड़क किसके पिताजी की नहीं है? अब मेरा सवाल है एसएसपी पांडे से, सड़क किसके बाप की है? क्या सड़क सिर्फ गरीब और दलित के लिए ही सार्वजनिक है? और जब ताकतवर लोग सड़क रोकते हैं
तब प्रशासन की भाषा क्यों बदल जाती है? राहुल गांधी जी, आप गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। तो एक सवाल है, अगर आपकी सरकार केंद्र में आती है तो गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? क्योंकि गरीब का बच्चा लाखों रुपए की कोचिंग नहीं खरीद सकता है, लेकिन वहां भी आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है। क्या आपकी सरकार ऐसी मजबूत सरकारी शिक्षा व्यवस्था बनाएगी जहां गरीब का बच्चा भी बिना लाखों रुपए खर्च किए अच्छी तैयारी कर सके? और सिर्फ शिक्षा नहीं, राहुल गांधी जी, करोड़ों युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? कितनी नौकरियां, किस क्षेत्र में, कितने साल में, और क्या भर्ती का कैलेंडर समय पर जारी होगा? क्या परीक्षाएं समय पर होंगी? क्या परिणाम समय पर आएंगे? क्योंकि युवा अब सिर्फ भाषण नहीं चाहता, युवा नौकरी का कैलेंडर चाहता है। अब सवाल देश की 148 करोड़ आबादी से, लेकिन सवाल सिर्फ मोदी से नहीं है, सवाल राहुल गांधी से नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल हम सब से है, हम 148 करोड़ लोगों से है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मेहनत से मिले या पैसे से? क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा रात दिन पढ़े और कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा से पहले पेपर खरीदकर उससे आगे निकल जाए? क्या यह न्याय है? क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां सवाल पूछने पर लाठी मिले, या ऐसा भारत जहां सवाल पूछने पर जवाब मिले, जहां छात्र आंदोलन करें तो उनसे बातचीत हो, या उन पर मुकदमा हो, जहां पेपर लीक हो तो सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो, या पूरे नेटवर्क के बड़े लोगों तक जांच पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल जब हमारे बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तब हम किससे न्याय मांगेंगे? यहां सिर्फ जंतर मंतर के छात्रों की लड़ाई नहीं, या उस हर मां बाप की लड़ाई है जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें काटी है, या हर उस छात्र की लड़ाई है जिसने अपने भविष्य के लिए सालों मेहनत की है। और इसलिए छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, परीक्षा से पहले पेपर बिकना किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए। सिर्फ पेपर लीक होने के बाद जांच नहीं चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें पेपर बिक ही न सके, कोई खरीद ही न सके, कोई बेच ही न सके, कोई चोरी न कर सके, और कोई सत्ता या सिस्टम में बैठा व्यक्ति उसका फायदा ही न उठा सके। क्योंकि जो बच्चा महीनों मेहनत करता है, उसकी मेहनत कुछ पैसे वाले लोगों के हाथ नहीं बेची जा सकती। पेपर लीक नहीं, पेपर की बिक्री बंद होनी चाहिए। यह मांग किसी एक पार्टी की नहीं है, यह मांग करोड़ों छात्रों की है, यह मांग हर मां बाप की है, यह मांग देश के भविष्य की है। अब बात शिक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार विज्ञान और आधुनिक भारत की बात करते हैं, लेकिन उनके पुराने बयानों को लेकर वैज्ञानिक सोच पर भी सवाल उठे हैं। प्लास्टिक सर्जरी और गणेश जी के हाथी के सिर वाले बयान का अक्सर जिक्र किया जाता है। अब सवाल यह है, देश के प्रधानमंत्री जब वैज्ञानिकों और छात्रों के सामने बोलते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक सोच को और मजबूत करना चाहिए, युवाओं को सवाल पूछना सिखाना चाहिए, तर्क करना सिखाना चाहिए, सबूत मांगना सिखाना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षा है। और इसी लड़ाई में नेहा बोहरा जैसी युवा आवाजें सड़क पर हैं, अस्पताल से निकलकर भी वह आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांग है जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच हो, जेपीएससी सीजीएल को लेकर उठे सवालों का जवाब मिले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो। आंदोलन के दौरान उनके साथ बदसलूकी के आरोप भी सामने आए, उनके चेहरे पर काली स्याही फेंके जाने की बात हो, लेकिन नेहा का जवाब था, हम विद्यार्थी हैं, हमें डर नहीं लगता स्याही से, चेहरे पर लगी स्याही
और कपड़ों पर लगी स्याही को हम धो लेंगे, कपड़े गंदे हुए साफ कर लेंगे। लेकिन हमारे भविष्य के साथ जो हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? और उन्होंने सवाल उठाया, युवाओं के भविष्य की लड़ाई में धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है? क्यों भगवान श्री राम को राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि जिस समय उनके ऊपर स्याही उड़ेली गई उस समय जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। युवा नौकरी की मांग कर रहा है, युवा निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहा है, युवा अपने भविष्य की मांग कर रहा है। इसमें धर्म कहां से आ गया? अब पूरी बात को एक लाइन में समझिए। जो देशभक्त हैं वो देश के साथ है और देश के युवाओं के साथ है, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, युवाओं के सीने पर गोलियां, पेलेट गन और AK-47 चलवा रहे हैं, वो सब अंधभक्त हैं जिनका देश से कोई प्रेम नहीं है। यहां मोदी बनाम राहुल की लड़ाई नहीं है, या भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है आम आदमी के बच्चे की भविष्य की। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे, हम राहुल गांधी से भी सवाल करेंगे, हम हर मंत्री से सवाल करेंगे, हम हर सांसद से सवाल करेंगे, क्योंकि सत्ता किसी एक नेता की नहीं होती, सत्ता जनता की होती है और संविधान सबसे ऊपर होता है। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पेपर बिके नहीं, जहां नौकरी बिके नहीं, जहां गरीब का बच्चा पैसे की वजह से पीछे न रह जाए, जहां छात्र सवाल पूछ सके, जहां सरकार जवाब दे, जहां पुलिस संविधान के हिसाब से काम करे, जहां जांच एजेंसियां सत्ता के हिसाब से नहीं कानून के हिसाब से काम करें, और जहां युवा लाठी से नहीं शिक्षा और रोजगार से अपना भविष्य बनाए। युवाओं को लाठी नहीं चाहिए, युवाओं को पेलेट गन नहीं चाहिए, युवाओं को AK-47 से हमला नहीं चाहिए, धमकी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए निष्पक्ष परीक्षा, निष्पक्ष भर्ती, अच्छी शिक्षा, रोजगार और सबसे जरूरी ऐसी व्यवस्था जिसमें परीक्षा से पहले पेपर किसी भी कीमत पर ना बिक सके, क्योंकि देश का भविष्य पुलिस की लाठी से नहीं, कक्षा और परीक्षा की ईमानदारी से बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।